नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बजट वाले जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। सो आवर टुडेज क्लास इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट बजट चैप्टर, इज टेकन फ्रॉम द बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स। और कैसे इस पूरे चैप्टर को आप विद इन 10 to 15 मिनट्स में रवि सर के साथ कैरी करेंगे, समझेंगे, ये इस क्लास में होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और थोड़ा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रखिएगा, थोड़ा सर के ऊपर रखिएगा और थोड़ा सा आप मुझे सुनिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट वाला जो ये चैप्टर है बहुत इजी वे में मैं आपको बता दूंगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। और आप हमेशा याद करोगे कि रवि सर ने पढ़ाया था आपको गवर्नमेंट बजट और क्या क्या इश्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों लाया जाता है, कैसे इसका बैकग्राउंड में जाकर के आप इसे समझेंगे। इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट फ्रूटफुल होता है और कौन सा जो है लाइबिलिटीज़ को जनरेट करता है, ये सारी बातें आप रवि सर के साथ जानेंगे। डेफिसिट्स पे बात करेंगे आफ्टर दिस, बताएंगे आपको कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन इकोनॉमी और कितने तरीके के होते हैं ये घाटे जो आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, और क्या एन के सिंह कमेटी 2016 में फ्रेम की गई थी उसने बताया इनके बारे में। तो ये सारी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे क्लास 12th के हिसाब से। और अगर एग्जामिनेशन में आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है तो ईजिली आप उसे क्रैक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो बट टुडेज टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट। सबसे आसान बात होती है सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानना। गवर्नमेंट बजट इट मीन्स सरकार बना रही है, सरकार बना रही है तो कैसे बना रही है, कौन सरकार के लिए काम कर रहा है, ये ऐसे सारे मुद्दे हैं। और इससे रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दो तीन चीज़ों को समझेंगे। नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन बनाता है इसको। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, इसके आर्टिकल नंबर 112 में कौन से नंबर में, आर्टिकल नंबर 112 में ये कहा गया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बजट का प्रावधान किया जाएगा। और ये जो बजट होगा हमारा, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष जिसको आप बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर। दूसरा कि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें दो ही चीज़ों के बारे में बात होती है कि जो अपकमिंग इवेंट्स हैं अपकमिंग इवेंट्स हैं लाइक दैट इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सरकार का ये कैसा होने वाला है, ये कहां होने वाला है, इसका पूरा डिटेल आपको इस स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा, जिसको आप AFS बोल रहे हो। ठीक है, ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं कि नोडल विभाग कौन सा है, बनाता कौन है, पेश कहां किया जाता है बनने के बाद। तो पेश तो देखो भाई लोकसभा में कर देते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट भाषण जब भी पढ़ा जाता है तो उसको एक ही व्यक्ति पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वित्त मंत्री पढ़ता है ऑब्वियसली। लेकिन बनाता कौन है, तो जो वित्त मंत्रालय है हमारा, नोडल विभाग जो है, ये वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बनाएगा, बताओ। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका, मैं एक तरीके से जिसको कहूं कि बताइए आप क्या कहूं एक बच्चा कमेंट में क्या कह रहा है चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सेक्शन बटे हुए होते हैं मंत्रालय में बेटा। तो वित्त मंत्रालय के अंदर जब इसकी फ्रेमिंग चल रही होती है तो यहाँ पे वित्त विभाग जो इससे रिलेटेड मुद्दों को देखता है, यहाँ इसमें कौन फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से सेलेक्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे, जो भारतीय आर्थिक सेवा के उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, वो सब इसमें काम कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पढ़ता कौन है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, वो पढ़ती हैं स्टेटमेंट को। तो ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे रिलेटेड आपको जानना ज़रूरी है। जब आप इनको इस तरीके से देखेंगे, इन इश्यूज़ को इस तरीके से देखेंगे, तो वित्तीय वर्ष में आपको जो भी स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं आय और व्यय के, वो क्या है, वो बजट है।
बजट से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, जिसको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं आज तक, उसको भारत सरकार ही बनाती है। और भारत सरकार बनाती है इसलिए इसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को ही बजटरी नीति कहते हैं। इस नीति में होता क्या क्या है? टैक्स से रिलेटेड बात होगी और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात होगी, यानी वही इनकम और एक्सपेंडिचर सरकार का ओवरऑल होना जाना वहीं पे है बात। तो जब आप बजट पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ध्यान रखनी है। बजट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उद्देश्य, क्यों लाया जा रहा है, रीएलोकेशन करते हैं आप रिसोर्सेज का। आप एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी का ये सेक्टर ठीक चल रहा है और यहाँ थोड़ा पिछड़ापन है, तो अगली बार क्या करते हैं? बजट बढ़ाते हैं। रक्षा क्षेत्र से हटा करके शिक्षा पर करते हैं, स्वास्थ्य पर करते हैं। तो इट मीन्स यू आर डूइंग द वर्क ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो किसकी हेल्प से करोगे? बजट की हेल्प से करोगे ना, कि अगले बजट में प्रावधान आपने किसी क्षेत्र का कम, किसी का ज़्यादा। इट मीन्स इक्वालिटी, समानता। आप लोग तो समानता को देखोगे क्योंकि आप सरकार में हैं, तो समानता को बढ़ाता है, रीएलोकेशन करता है, इकोनॉमी की जो पेस ऑफ ग्रोथ है उसके मेंटेन करने के लिए काम होता है। तो बहुत सारी ऐसे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्पज़ हैं, जिनकी वजह से बजट बनाया जाता है, लाया जाता है। सरकारी कामकाज तो ऑब्वियसली इससे चलता ही है। हर विभाग के पास पैसा आना है तो बजट से ही आना है और यहीं से खर्च होना भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको समझते हैं तो बजट का जो स्ट्रक्चर है, बजट का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल यहीं से बनता है। कक्षा 12 में 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल बन जाता है कई बार। तो वो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि ये जो स्ट्रक्चर है बजट का, ये स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक पार्ट होगा आपका रिसीप्ट्स का, ये ध्यान रखना है। एक पार्ट होगा एक्सपेंडिचर का, ये ध्यान रखना है। और एक पार्ट जो अक्सर इसके साथ दिखाया नहीं जाता है लेकिन होता है, वो होता है डेफिसिट्स का, ये ध्यान रखना है। 3 चीज़ों को अगर आप जान लिया तो आपने पूरे गवर्नमेंट बजट का जो स्ट्रक्चर है उसको जान लिया। देखिए कैसे। रिसीप्ट्स मतलब आपको पैसा आने वाला है, मिलने वाला है कुछ ना कुछ। 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट्स। यहां तक बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 2 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ध्यान रखिएगा, C4 कैपिटल ना। अर्थशास्त्र वाले, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इसको पूंजीगत भी बोल देते हैं कई बार कैपिटल बोल देते हैं। हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं समझता, अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं समझता है, तो इट्स ओके, कोई नहीं, दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, दोनों भाषाओं में समझने को मिलेगा। डेफिसिट्स की बात करेंगे बाद में, पहले इनको समझेंगे दोनों को। इनका रोल प्ले देखते हैं। सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा पार्ट, ये जो 4 पार्ट मैंने आपको दिखाए हैं, कौन सा इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए, कभी भी आप रेवेन्यू रिसीप्ट्स को देखें, यानी अगर पैसा यहाँ से आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल रिसीप्ट से आ रहा है, भाई साहब टेंशन कर देगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर सरकार कर रही है तो बहुत टेंशन वाली बात है, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, बहुत बढ़िया, करने दो, फायदेमंद है इकोनॉमी के लिए। कैसे? सवाल यहीं से आता है। ये तो जान गए कि कौन सा फायदेमंद है कौन सा नहीं। कैसे? सवाल पूछा जाएगा, रीज़न पूछा जाएगा आपसे। तो रीज़न आपको जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो 2 ही लिखोगे कि पहला, एक तो जो आपकी असेट है इसको कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है और कौन घटा रहा है। जो देयताएं जिनको बोलते हैं, जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आ जाती है, उसको कौन बढ़ाता है और कौन कम करता है। तो जो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी कम करने वाली कोई चीज़ होती है तो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी ऑब्वियसली। और कोई जिम्मेदार आपके ऊपर बोझ डाल दिया जा रहा है, यार पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। सेम यहाँ पे, बस इनके बेसिस पे बता देना कौन बढ़िया कौन घटिया है। चलो अब बताते हैं आपको रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को वापस से तोड़ दिया जाता है। कुछ पैसा ऐसा होता है जो टैक्स से आता है, जिसको आप टैक्स इनकम बोलते हैं, और कुछ ऐसा होगा जो नॉन टैक्स से आएगा, जिसको आप नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। आए कहीं से भी, लेकिन आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स वाले को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मैं एक अलग से डायग्राम खोल देता हूँ, वो आपके समझने में जो है काफ़ी मदद करेगा। ठीक है,
तो इनको थोड़ी देर के लिए हम इधर रफ कर देते हैं और फिर इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, फिर बाद में इस मुद्दे पे भी कर लेंगे, बचे हुए मुद्दे पर। टैक्स इनकम को मैं इधर वापस खोल रहा हूँ। टैक्स इनकम को वापस दो भागों में बांट दिया जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल मिल मिला के जीएसटी के नाम से आप लोग जान रहे हो, लेकिन जीएसटी अकेला इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे तो इसके ऊपर बहुत लंबी सारी क्लासेज हो जाएंगी। विकास दिव्य कीर्ति सर की क्लास देख सकते हैं आप, 3-4 घंटे की क्लास है ओनली ऑन जीएसटी। बहुत बढ़िया बता रखा है सर ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स के टीचर के नाते मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बहुत कम शब्दों में इसके बारे में बता दूंगा कि जीएसटी आपको कब से इम्प्लीसिट किया गया, 2017 से इम्प्लीसिट किया गया है। मुद्दा यही था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर, उनको मिला करके ये लमसम टैक्स लगा दिया जाए, एक ही बार लगे, एक ही स्टेज पर लगे। ओवरऑल देखा जाए तो बेनिफिट है। देखिएगा आप सर की क्लास देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स है, ओवरऑल ये जानना है। तो पैसा कहीं से भी आ रहा है, लेकिन ये टैक्स इनकम का जो पैसा आ रहा है ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जा रहा है, और ये बढ़िया है इकोनॉमी के लिए। सरकार इसके बदले में क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। पैसा दो सरकार को, सरकार टैक्स पुट कर रही है, सरकार का कुछ नहीं जा रहा है, उसकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, एसेट्स बढ़ रहा है। फ़ायदेमंद है ना? फ़ायदेमंद है। समझ में आ गया? ओके। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स के, और इनके कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, डेथ ड्यूटी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, इंटरेस्ट टैक्स हो गया। ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आनी ही आनी चाहिए किसी भी हालत में। चलिए, प्रॉफिट टैक्स को भी इधर ऐड कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत हैं, सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है। और बताइए कौन कौन से आप बता सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में? और सेल्स हो गया, ये हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 4-5 तो कम से कम बच्चों को याद रखना ही रखना है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना था कि अगर आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना है रिसीप्ट्स के अंदर, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद है। अब कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करेंगे। देखिए क्यों बुरा है। पैसा वहाँ से भी आएगा भारत देश के लिए, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, आप भी अभी समझ जाएंगे तुरंत कि ठीक नहीं है। पैसा तो आएगा लेकिन ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम हेड खोल देते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर मोटे तौर पर देखिए क्या होता है। एक तो बोरोविंग्स आती है, उधार। एक आपका टॉपिक आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश, इसको समझाएंगे। और एक होता है आपका रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। तो ये चीजें पार्ट हैं किसका? कैपिटल रिसीप्ट्स का। अब आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपने किसी से उधार पैसा लिया 50 लाख, कितने लाख? 50 लाख। बताइए आप खुश होंगे या दुखी? आप सोचेंगे यार पैसा तो आ गया, बट देना है ब्याज के साथ, और देना है, पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान जाने। तो बुरा होगा ना, पैसा तो है लेकिन फिर भी टेंशन है आपको। तो बोरोइंग से अगर कोई कंट्री पैसा इकट्ठा कर रही है तो उसके लिए बहुत डेंजरियस है। पैसा तो आ रहा है लेकिन डेंजरियस है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि सरकार अपनी परिसंपत्ति जो है, एसेट्स जो, उसको बेच दे। आपका मकान है, ठीक है, इट्स ओके, जयपुर में, आप उसको बेच दो, बदले में आपको कोई 2 करोड़ दे जाएगा, लेकिन आपकी संपत्ति गई, अब नहीं है आपके पास मकान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें एसेट्स कम हो रहा है, समझिए, पैसा तो आ रहा है लेकिन एसेट्स डाउन हो रहा है, इसलिए फायदेमंद नहीं है। लोन की रिकवरी हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो क्या कर लिया आपने? आपने तो पैसा ऑलरेडी अटका रखा है, दे रखा है। तो इस तरीके की इवेंट से जब पैसा आ रहा होता है तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स का हिस्सा बनता है, जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकली फ्रूटफुल नहीं होता। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल माइंड में फ्रेम कर लीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। तो कैपिटल रिसीप्ट्स फायदेमंद होगी, नुकसानदायक? नुकसानदायक। बच्चे अच्छे मेरे ना, बहुत बढ़िया समझ जाते हैं जल्दी जल्दी। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, अगला पार्ट 3rd नंबर पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सरकार के लिए बहुत घाटे वाला सौदा हो जाता है। कैसे, क्यों? सरकार इसमें क्या क्या करेगी? स्कॉलरशिप्स का प्रावधान करेगी। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बदले में सरकार को आप क्या देते हो? कुछ नहीं, नथिंग। ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन उस वृद्ध आदमी को मिल रही है, बदले में सरकार को क्या दे रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, जो भी प्लान किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता जो होगा, तो बदले में बेरोजगार क्या देंगे सरकार को? कुछ नहीं, सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर जो भी सारे खर्चे होंगे वो अनप्रोडक्टिव होंगे। तो भाई साहब ये नुकसानदायक है, सरकार को मिल कुछ नहीं रहा, जा ही जा रहा है। सरकार कोई पार्क बना रही है, बदले में आप उसको तोड़ रहे हो, स्ट्रीट लाइट को तोड़ रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, सरकार खर्चा करती जा रही है, आप उनकी सुविधाओं को खराब करते जा रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में? यही तो है। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खराब किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है, फ्री फोकट में मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये वो सब सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनके तहत जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसमें आता है, और उससे परेशानी कभी कभी हो जाती है, ठीक है, जनरल तौर पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये भी खर्चा होगा 4th नंबर पर, लेकिन इस खर्चे में फायदा है सरकार को। सरकार इसमें क्या क्या कर सकती है? स्कूल बनवा सकती है, हॉस्पिटल बनवा सकती है, ये फायदेमंद होंगे गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। रोड बनवा सकती है, रेलवेज बनवा सकती है, एयरपोर्ट्स बनवा सकती है, ठीक है, ब्रिज बनवा सकती है, ठीक है, कोई वाटर कैनल बनवा सकती है। बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस के वर्क हैं। देखिए, स्कूल पढ़ने जाओगे, शिक्षित बनोगे, बहुत अच्छे बड़े अधिकारी बनोगे, देश के लिए काम करोगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे? ब्यूरोक्रेट्स तो बनना ही है आपको, बढ़िया बनना है, रिश्वत नहीं लेनी है, ओके। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, काम करोगे, देश की जीडीपी को बढ़ाओगे। रोड, ब्रिज, रेलवेज, ये वो सब, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये नहीं रहेगा तो सामान कैसे मिलेगा आपको? इंडस्ट्रीज से कैसे? आजकल आपने देखा होगा भारतमाला और सागरमाला, ये 2 प्रोजेक्ट हैं इंडिया के बड़े। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो मालगाड़ियों के लिए अलग से लाइन डाली गई है, उसका पर्पज यही है कि जल्दी से जल्दी सामान को पहुंचाओ इधर से उधर, ठीक है, जिससे हमारी पेस ऑफ ग्रोथ है जीडीपी का वो बढ़ जाए कहीं ना कहीं, और हमारी जो कॉस्ट है वो कट हो जाए, लो कॉस्ट, लागत कम आए, फायदा ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर था। इसका एक पार्ट बच जाता है डेफिसिट्स का। तो डेफिसिट्स पे मैं एक 5 मिनट की छोटी क्लास होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, रेवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी। उन पे अलग से बात करेंगे 5 मिनट की क्लास में। इस क्लास में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियोज़ के लिए आप बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल आरकेप ट्रैवल एंड स्टडी ब्लॉग्स विद रवि सर। रवि सर आपको पसंद ना हो वो आपका मुद्दा है, देखो, लेकिन रवि सर को आप बहुत पसंद है, मैं आपको एक वादा कर देता हूँ। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आप करते रहिए, एक दिन आप अकेले ने स्टार्ट किया, फिर आप धीरे 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 बहुत लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपने देखा होगा ललन टॉप का जो चैनल है, जब सौरभ द्विवेदी जी जब पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सॉरी JNU में, मैं कभी कभी जो मिस टाइम कर जाता हूँ, तो जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो साथ ही लोग IAS बन गए, कलेक्टर बन गए, डिप्टी SP बन गए, SP बन गए, लेकिन बंदे में कुछ और था और उसने सोचा कि नहीं कुछ और करना है, तो कहाँ जर्नलिज्म का रास्ता चुना, और आज देखिए उनके चैनल पे कितने व्यूअर्स हैं उनके, कितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो ऐसा नहीं है, छोटे से शुरुआत करिए, बड़े तक पहुँचिए, यही काबिलियत है, यही कामयाबी है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेप ट्रैवल एंड स्टडी ब्लॉग पर। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय।